नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हमारे जीवन में जो कार्मिक ऋण है, जो कार्मिक डेट है, उसे कैसे रीपे करना है। जो कई जन्मों से इकट्ठे हो चुके हैं, उसे हम लोग इस जन्म में किस प्रकार से रीपे करेंगे, उसकी हम बात करेंगे। मतलब कि आज हम लोग बात करेंगे हमारे सिक्स्थ हाउस के स्वामी के बारे में। सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की चार्ट में कैसी पोजिशनिंग है, वो किस भाव में बैठे हैं और किस प्रकार के फल आपको देंगे, और कैसे आपको गाइड करेंगे कि हमें जो हमारे कार्मिक ऋण है, कार्मिक डेट है, उसे हमें कैसे इस बर्थ में रीपे करना है। तो पहली बात हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस जो है वो उसे हम लोग रोग, रिपु और ऋण के स्थान के नाम से जानते हैं। हमारी लाइफ में जिस भी तरह के जो शॉर्ट टर्म माइनर हेल्थ इश्यूज आप कह लीजिए, जो कर्जा है, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश हो या किसी और तरह से भी हो, किसी इंसान का कोई हमारे पे कर्ज हो, वो हम लोग यहाँ से देखते हैं। और जो भी हमारे एनिमीज हैं उससे हम लोग यहाँ से देखते हैं। हमारी जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ से मतलब मेरा जो एक घर से ऑफिस जाना, घर से बिजनेस करना, या अगर कोई गृहिणी है तो घर में किस प्रकार से वो काम करती है पूरे दिन, उस डेली लाइफ को हम लोग सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। ये हमने बात करी सिक्स्थ हाउस की। तो ध्यान रखिए, जहां भी सिक्स्थ हाउस का स्वामी आपके चार्ट में बैठेगा, चाहे वो पहले भाव में हो चाहे वो 12वें भाव में, किसी भी भाव में हो, वो आपको ये इंडिकेट करेगा कि आपके पिछले जन्मों की जो ऋण है वो आप इस जन्म में किस प्रकार से पे करेंगे, या किन माध्यमों या किसकी हेल्प से आपको उन्हें पे करना है। ये आपका सिक्स्थ लॉर्ड का प्लेसमेंट आपको समझाएगा। रिमेंबर, जो भी सिक्स्थ हाउस से रिगार्डिंग हमारी लाइफ में ऋण है, प्रारब्ध जो भी है हमारा, उससे आप और मैं बच नहीं सकते। वी ऑल हैव टू पे दोज ड्यू इन द लाइफ। अगर हम उन्हें इस जन्म में नहीं पूरा करेंगे तो जो सिक्स्थ हाउस की एनर्जी है वो आप चैनलाइज नहीं कर पाएंगे, और ये ऋण आपके फिर नेक्स्ट बर्थ आपके उस चार्ट में भी ऐड हो जाएंगे, एंड देन अगेन सफरिंग केम्स। सो रिमेंबर, द प्लेसमेंट ऑफ सिक्स्थ हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन बर्थ चार्ट। ध्यान रखिए, हम इससे ये बता सकते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि जो ऋण है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो भाई बहन के माध्यम से हो, घर के माध्यम से हो, प्रॉपर्टी के माध्यम से हो, व्हीकल के माध्यम से हो, पिता के माध्यम से हो, गुरु के माध्यम से हो, वाइफ हस्बैंड के माध्यम से हो। वो हम देखेंगे कि प्लेसमेंट किस प्रकार का है। यहाँ तक की बात। अब जब हम बात कर रहे हैं प्रिडिक्शन की, सही खासकर अगर हम 6, 8 और 12 के प्रिडिक्शन की बात करें, इन दुष्टाना घरों के प्रिडिक्शन की बात करें, तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप जरूर ध्यान रखिए, दो सूत्र आप जरूर ध्यान रखिए, वो आप अपने चार्ट पे लगाएं तो आप काफी कुछ कंक्लूड कर पाएंगे। पहला ये कि जब हम कह रहे हैं कि कोई भाव छठा भाव है, 8वां या 12वां है, इसका मतलब उसे हम लोग लग्न के सापेक्ष में, लग्न के रेस्पेक्ट में डिनोट कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपके चार्ट में जो लग्न लॉर्ड है या जो लग्न है, उसकी स्थिति अगर चार्ट में बहुत स्ट्रांग है या अच्छी है, एग्जॉल्टेड है, अच्छे साइन में है, वेल प्लेस्ड है, तो मान के चलिए ये जो कार्मिक ऋणों को उतारने का जो तरीका होगा या जो माध्यम होगा, वो काफी आपके लिए सरल होगा। वहीं अगर लग्न लॉर्ड की स्थिति चार्ट में अगर सही नहीं है, डेफिनेटली मान के चलिए जहां भी सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड प्लेस होगा आपके चार्ट में, वहां से आपको प्रॉब्लम फेस होनी ही होनी है। सेकंड बात ये ध्यान रखिए, आप उसे एज ए सूत्र भी कह सकते हैं कि आप चेक कीजिए सिक्स्थ हाउस जो है वो आपके चार्ट में डेबिलिटेड है, नीच का है, या एग्जॉल्टेड है, उच्च का है। ध्यान रखिए, जब हम दुष्टाना भाव की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली 6 और 8 की हम बात कर रहे हैं, तो सूत्र या शास्त्र तो ये कहता है कि 6, 8, 12 का मालिक यदि नीच का है तो वो राजयोग बनाता है, बट उसे डिकोड करना हमें देखना होगा किस प्रकार से। इसे ध्यान रखिएगा, इन हाउसेज में जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, स्पेशली जो आप कहेंगे सैटर्न, सूर्य, मार्स, दे आर मोर गुड इन कंपेरिजन टू बेनिफिक प्लैनेट्स। एक बात ये। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डेबिलिएशन की। तो वो राजयोग इस प्रकार से है कि अगर छठे भाव का स्वामी यदि नीच अवस्था में, मतलब कि बहुत वीक है वो, तो वो जो फल देगा, या आप कह लीजिए उसकी स्ट्रेंथ में जो कमी आ गई, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम कम क्रिएट करेगा, आप ऐसा समझ लीजिए। तो ध्यान रखिए, वो जिस भाव में बैठेगा उस भाव, मतलब कि अगर सिक्स्थ लॉर्ड डेबिलिटेड है मान लो, और तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सिक्स्थ हाउस की प्रॉब्लम्स है
रोग रिपू ऋण, वहाँ से आप बच जाएंगे या कम हो जाएंगे, बट जिस भाव में बैठेगा वहाँ की चीज़ें वो जरूर बिगाड़ देगा। मान लीजिए किसी के चार्ट में अगर 6th लॉर्ड डोमिनेटेड है और वो 10th हाउस में बैठा है, सपोज कीजिए, तो 6th हाउस से आप बच जाएंगे या काफ़ी चीज़ें कम हो जाएगी। हेल्थ इशू इतने मेजर नहीं होंगे आपको, या लोन इतना मेजर नहीं होगा लाइफ में, बट आपकी जॉब लाइफ को जरूर अफेक्ट करेगा 10th हाउस में अगर। दूसरी बात, यदि छठे भाव का स्वामी एग्जॉल्टेड है, देन इट क्रिएट्स मच 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 प्रॉब्लम। छठे भाव का स्वामी जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो 6th हाउस को उतना ज़्यादा एक्टिवेट करेगा या उसके पार्ट को उतना ज़्यादा आपको लाइफ में सफ़र करना होगा। दैट इज़ द पॉइंट। अब एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर हम एक बेसिक एग्जाम्पल लें, तो श्री राम जी की कुंडली अगर हम देखें, अब आप देखेंगे कि कर्क लग्न की कुंडली है और पहले भाव में ही चंद्रमा बैठे हैं और जुपिटर एग्जॉल्टेड है वहाँ पर। जब आप 6th लॉर्ड देखते हैं वहाँ पर, तो वहाँ आपकी धनु राशि पड़ती है। धनु राशि के स्वामी, 6th लॉर्ड के स्वामी एग्जॉल्टेड उनके चार्ट में, वो बैठे 1st हाउस में। तो देखिए पहली बात क्या दिखा रहा, 6th हाउस एग्जॉल्टेड है, लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, इट मीन्स कि आपके जो दुश्मन होंगे बहुत बड़े होंगे। डेफिनेटली आप देखेंगे भगवान श्री राम के जो दुश्मन थे, रावण, वो कि खुद अपने आप में बहुत बलशाली था। अब उनका आप चार्ट देखेंगे तो जो लग्न है वो बहुत पावरफुल है। कैसे? चंद्रमा खुद अपनी राशि में बैठा है और 6th लॉर्ड वाला प्लैनेट जुपिटर वहां जाके एग्जॉल्ट हुआ है, तो वो ये दिखाता है विजडम। क्योंकि लग्न स्ट्रांग है 6th हाउस के कंपैरिजन में, इसलिए भगवान श्री राम रावण पे पार पाए, आप ऐसा कह सकते हैं उस चार्ट के हिसाब से, जो गूगल पे अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और शास्त्रों में यही कहा जाता है कि छठे भाव का मालिक यदि उच्च का है तो आप दुश्मनों पे पार पालेंगे। तो फिर इसका मतलब क्या, पार पालेंगे या उनको पराजित कर देंगे, इसका मतलब क्या, दुश्मन तो है आपके, इसका मतलब। तो रिमेंबर दैट थिंग। तो आप जरूर देखिए लग्न लॉर्ड की स्थिति और आपका 6th हाउस लॉर्ड एग्जॉल्टेड है या डेबिलिएटेड है, उसके हिसाब से आप काफी चीजें वेट कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। अब हम बात करते हैं 6th लॉर्ड के अलग अलग हाउसेज में प्लेसमेंट, उसके हिसाब से क्या रिजल्ट आप देख सकेंगे। सो नाउ 6th लॉर्ड यदि पहले भाव में स्थित है तो क्या बताते हैं। छठे भाव से हम देखते हैं रोग रिपू ऋण। पहले भाव से आइडेंटिटी, हम खुद क्या है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, और हमारा आप कह सकते हैं कि भाई जो भी अब 6th हाउस के जो भी चीजें हैं, रोग रिपू ऋण, वो आप अब अपनी बॉडी के द्वारा पे करेंगे। कहने का मतलब मेरा है कि अब 6th हाउस से हम हमारा जो डेली रूटीन है, वर्क लाइफ से भी देखते हैं, तो अब इस प्रकार का एनवायरमेंट होगा कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होंगे, या ऐसा पॉसिबल है कि आप कोई 9 to 5 जॉब अगर कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपके घर आने के बाद भी काम भी आपका घर भी आ जाएगा। मतलब कि आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, आप घर पे भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती हुई देखी जाती है। 6th लॉर्ड पहले भाव में तो ये दिखाता है कि कई बार हमारे दुश्मन हमारे आसपास ही है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारी कुछ गलतियों की वजह से हम खुद से हमारे एनिमीज क्रिएट करते हैं, जो हमें लाइफ में बहुत ट्रबल करते हैं। रिमेंबर, यहाँ जो एनर्जी है आप देखेंगे 6th हाउस से जो एसोसिएटेड है, वो मंगल देव की भी है, शनि देव की भी है और बुध की भी है। तो ये जो सारी एनर्जीज, एग्रेशन, डिले, रेस्ट्रिक्शन, अब आपके 1st हाउस में आ चुका है, तो उस प्रकार चीजें आपकी डिले होंगी। यू फील लाइक कि जीवन में रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब पहले छठे भाव का मालिक पहले भाव में आता है। स्पेशली जब आप देखेंगे दशा तदशा, तो यू फील कि हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, यू फील कि अब जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, घर की भी, परिवार की भी, खुद की भी, इवन पेरेंट्स की भी, आप ऐसा कह सकते हैं। जब छठे भाव का स्वामी पहले भाव में है और पहले भाव से वो 7th हाउस को देख रहा है, तो एक ऐसा सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि आप अपनी लाइफ में खुद से बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट यू फील कि मेरा लाइफ पार्टनर वो कब मेरी हेल्प करेगा, या कब वो भी मेरे साथ मिलके इस चीज़ में आगे बढ़ेगा कि अब हम दोनों मिलके चीज़ों को सॉल्व करें। उस एक ऐसी स्थिति बनती है कि आप सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। रिमेंबर, ये आपका कार्मिक ऋण है जो आपको खुद से ही उतारना होगा। जब भी छठे भाव का स्वामी कहीं भी बैठता है, वो कुछ ना कुछ कार्मिक ऋण देता है। तो आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी फिजिक को लेकर, आपके एटीट्यूड को लेकर, चाहे वो पॉजिटिव ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता, ऐसा कुछ कह सकते हैं। संभाव यहाँ पर ये भी क्रिएट करता है कि आप में जो कॉम्पिटिशन स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।
6 इन द फर्स्ट हाउस। पर साथ में ये भी है कि आपके वर्क एनवायरनमेंट में, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये तय है कि आप बिल्कुल उस काबिल हैं, या बिल्कुल वो एग्रेशन है, बिल्कुल वो स्पिरिट है कि आप किसी भी काम को करने में सक्षम हैं। बस साथ ही आप देखेंगे जब आप अपने एफर्ट्स 10 से 20 कर रहे हैं, तो यू फील कि आपके सराउंडिंग में भी चीज़ें उसी प्रकार से बढ़ रही है, उसी प्रकार से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। दिस इज वॉट। साथ ही ध्यान रखिए, यदि चार्ट में मून की स्थिति अगर बहुत अच्छी है, वेल प्लेस्ड है, तो आप ये जो भी चैलेंजेस लाइफ में फेस कर रहे हैं, इसको लेकर आपका जो आउटलुक है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगा। अगर मून चार्ट में सही नहीं है यहाँ पर, तो आप मान के चलिए कि यू फील मोर डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड, यू फील कि क्या सब कुछ मैं ही करूँगा, ऐसी कुछ स्थिति बनती हुई देखी जाती है। समहाउ जब आप लाइफ के इनिशियल स्ट्रगल से, स्पेशली आपके डेली रूटीन से, आपके हेल्थ इश्यूज से जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, मतलब कि जो सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ आप कह लीजिए, 40 के बाद आप कह लीजिए, लाइफ में थोड़ा आप रिलीफ फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो भी कार्मिक ऋण थे वो अपने शरीर के द्वारा, खुद के द्वारा काफ़ी हद तक पे कर दिए। हाँ, अगर आप इन चैलेंजेस से भागते हैं, मीन्स यू आर नॉट, आप लोग एफर्ट नहीं लगाते अपने डेली लाइफ में, मतलब कि इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि हाँ, कोई असाइनमेंट आपको मिला, मान लो ऑफिस में, बिजनेस में, आप कुछ, आप अगर एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तो यू फील कि, सॉरी नॉट यू फील, जो आपके कार्मिक ऋण है अब वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको लाइफ के इनिशियल हाफ में इन चीज़ों से जूझना होगा या थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, देन सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ विल गोइंग मोर स्मूथ, आप ऐसा कह सकते हैं। 6th हाउस से हम हमारी लाइफ में सर्वेंट को भी देखते हैं। सर्वेंट से मतलब कि आपके सबऑर्डिनेट भी हो सकते हैं ऑफिस में, या ऐसे व्यक्ति विशेष जो निचले तबके के, आप उन्हें भी कह सकते हैं। आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन हो सकता है, आपके घर का वॉचमैन हो सकता है, आपके घर में काम करने वाले लोग हो सकते हैं। अगर आप उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प अगर करते हैं कैसे ना कैसे करके, बिकॉज ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ में आपने उन्हें सही से ट्रीट नहीं किया, तो अगर आप उनकी हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो भी कार्मिक ऋण है वो कम होते हुए देखे जाते हैं और आपकी लाइफ आगे स्मूथ होती है। द बेस्ट रेमेडी अबाउट इज वॉट कि आप अपनी हेल्थ पे पूरा फोकस रखें। अगर छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो बिल्कुल उसका ध्यान रखें, और घर में आप एक साफ सफाई वाला एनवायरनमेंट रखें, डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए सही होती हुई देखी जाएगी। सो नाउ 6th लॉर्ड इज सेकंड हाउस, मतलब कि मारक स्थान में, दुष्टाना भाव का मालिक। सेकंड हाउस से हम हमारी जो फैमिली है उसे देखते हैं हम लोग, हमारी वेल्थ को हम लोग देखते हैं, हमारी स्पीच को हम लोग देखते हैं, हमारी फूड हैबिट्स को हम लोग देखते हैं। तो जो भी आपके कार्मिक ऋण है वो इन चीज़ों से रिलेटेड है। आपकी फैमिली से हो सकता है, आपके फूड हैबिट्स से हो सकता है। आपको यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ रीपे करना होगा। कहने का मतलब मेरा है कि यू फील कि आपकी फैमिली आपके एफर्ट के बाद भी आपको काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज कर रही है या बहुत कुछ आपको बोल जाते हैं। तो पहली बात तो ये तय है कि आपके जो कार्मिक ऋण आपको यहाँ पे करना है। इट मीन्स कि अगर आपके फैमिली वाले आपको, जो क्लोज फैमिली वाले हैं आपको, अगर वो कुछ कह भी, तो जो आपसे उम्र में बड़े हैं, तो उनकी बातों को सुन ले आप। बिकॉज सम हाउ डेफिनेटली इन द प्रीवियस बर्थ्स, आप पिछले जन्मों की बात करें जब हम लोग, ना जस्ट पिछले पिछले से पिछले भी अगर हो सकते हैं, तब आपने अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नाउ यू हैव टू पुट एफर्ट ऑन दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत कम उम्र में आपकी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा। आपको आपके परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी, आपको उन्हें हेल्प करना ही होगा, तभी आपका जो कार्मिक ऋण है उतरेगा। और जैसे जैसे आप लाइफ में इस ऋण को पूरा करते जाएंगे, यू फील कि आपके जो 6th हाउस के और सेकंड हाउस की जो एनर्जी का एक्सचेंज है, उसके जो रिजल्ट है वो पॉजिटिवली बनते हुए देखे जाएंगे। अगर सेकंड लॉर्ड की स्थिति बहुत अच्छी चार्ट में है, तो मान के चलिए दिस इज व्हाट, ये एक इस प्रकार का कॉम्बिनेशन भी है, एक ऐसा एनर्जी एक्सचेंज भी है जो आपकी लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करता है, वेल्थ को इंक्रीज करते हुए दिखाया जाता है। बट अगर वहीं सेकंड लॉर्ड की स्थिति के चार्ट में सही नहीं, तो आप पैसा कमाते हैं और उतना ही खर्च हो जाता है या उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हो सकता है आप बहुत कमा रहे हो बट खर्च उससे भी ज़्यादा हो रहा है। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इफ सेकंड लॉर्ड इज नॉट इन गुड कॉम्बिनेशन। दूसरे भाव से हमारी फूड हैबिट्स देखते हैं हम लोग। यदि आपकी फूड हैबिट्स इरेगुलर है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, या आप बहुत कुछ खा रहे हैं, आपका कंट्रोल नहीं फूड पे, डेफिनेटली इट विल क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स। छठे भाव से हम लोग हेल्थ इश्यूज देखते हैं। तो आपको डेफिनेटली आपकी
फूड हैबिट्स सुधारनी होगी, जैसे कि उसकी वजह से फूड पॉइजन, ऐसे कुछ इश्यूज आपको होते हुए देखे जा सकते हैं। संभाव आप स्पीच इंडस्ट्री में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन, एडवाइस, इस तरह के फील्ड में आप जॉब करते हुए देखे जा सकते हैं। आप किसी फूड इंडस्ट्री में काम करते हुए देखे जा सकते हैं। हाँ, बट ये ज़रूर ध्यान रखें कि इफ़ फूड हैबिट इज़ व्हाट इर्रेगुलर देन इट क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। हम सेकंड हाउस से हमारी स्पीच देखते हैं, तो मैंने कहा कि आप ऐसे किसी फील्ड में जहाँ बोलने की ज़रूरत पड़ती हो, मीडिया एंड ऑल, आप वहाँ काम करते हुए देखे जा सकते हैं। बट समहाउ घर में जो वर्बल फाइट्स है, घर वालों के साथ, भाई-बहनों के साथ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाती है। दैट इज़ व्हाट वी कैन से सिक्स्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि अगर एज़ ए रेमेडी अगर मैं बात करूँ, तो अगर मान लो आपकी फैमिली कंडीशन अगर अच्छी भी है, सपोज़ करो, तो आप जो भी एल्डर फिगर्स हैं आपके परिवार में, आपके घर वालों के अलावा कज़िन फैमिली में या किसी और फैमिली में, आप उनकी हेल्प करें। आप कभी भी फैमिली के अगेंस्ट जाके उन्हें कुछ उल्टा-सीधा ना बोलें। आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, तो ये कार्मिक ऋण धीरे-धीरे उतरते जाएँगे और उसकी वजह से जो भी सेकंड हाउस जिन भी चीज़ों को सिग्निफ़ाई करता है, वो सारी एनर्जी या वो सारे रिसोर्सेज़ आपको लाइफ़ में मिलते हुए देखे जाएँगे। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट सेकंड लॉर्ड इन सिक्स्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस। सो नाउ सिक्स्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस। तीसरे भाव से हम हमारी लाइफ में जो हमारी कम्युनिकेशन है उसे देखते हैं हम लोग। हमारी लाइफ में जो भी एफर्ट्स है, पराक्रम भाव कहा जाता है, उसे देखते हैं। हमारे सिबलिंग्स, छोटे भाई बहनों को हम तीसरे भाव से देखते हैं। हमारी जो छोटी यात्राएं हैं, उन्हें हम लोग तीसरे भाव से देखते हैं। समहाउ हमारा जो नियर बाय सोशल सर्किल है, हमारे पड़ोसी, उन्हें भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। जो छठे भाव का स्वामी यहाँ तीसरे में बैठेगा, मतलब अपने से 10वें स्थान में बैठेगा, इट मीन्स कि लोन इन द हाउस ऑफ व्हाट, कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ सिबलिंग। आपके जो भी कार्मिक ऋण हैं वो आपको आपके सिबलिंग के द्वारा कहीं ना कहीं रीपे करने होंगे, आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू आपको रीपे करने होंगे। थर्ड हाउस से हम लोग राइटिंग भी देखते हैं। राइटिंग मतलब वो लीगल राइटिंग कह लीजिए, आप डॉक्यूमेंटेशन कह लीजिए, वो भी आपको यहीं से हम लोग देखता है। इट मीन्स कि पहली बात तो लाइफ पे ये कंडीशन बनती हुई देखी जाती है कि लीगल ट्रबल इस प्रकार से कि आप कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में इशू आ सकता है। आप कहीं बाहर के लिए पीआर अप्लाई कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ इशू आते हुए देखे जाता है। बिकॉज मान के चलिए छठा भाव का स्वामी तीसरे में बैठा है, तो जो भी छठा भाव सिग्निफाई करता है वो सारी प्रॉब्लम वो थर्ड में क्रिएट करेगा। वही आपके कार्य ऋण है, आपको रीपे करना होगा। हम हमारा नियर बाय सर्कल देखते हैं यहाँ सर, हम हमारा सोशल मीडिया भी तीसरे भाव से देखते हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया पर अच्छे फॉलोवर हो, बट कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि आप कमेंट सेक्शन में आप लड़ते हुए देखे जाते हैं, या आप ऐसा कोई पोस्ट करते हैं जिसकी वजह से लोग आपके कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हैं। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज ऑल्सो देयर। इसके अलावा तीसरे भाव से हम हमारे भाई बहनों को और हमारे पड़ोसियों को देखते हैं, तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, अगर थर्ड लॉर्ड इज नॉट इन गुड कंडीशन, कि आपके भाई बहनों के साथ आपकी बनती नहीं हो, कुछ लीगल ट्रबल्स हो, प्रॉपर्टी को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर पॉसिबल है। आपके जो क्लोज नेबर है उनसे भी बहुत ज़्यादा बनती हुई नहीं देखी जाती है व्हेन सिट्स इन द थर्ड हाउस। इन शॉर्ट, हम हमारी लाइफ में छोटी यात्राओं को देखते हैं यहाँ से। तो ये ज़रूर है कि यू आर फॉन्ड ऑफ दैट टाइप कि हाँ, जिन्हें आप घूमना पसंद है, स्पेशली अगर आपका चंद्रमा 4, 8, 12 में है, तो आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे मैंने कहा कि नियर बाय यात्राएं, जो छोटी यात्राएं, उन्हें हम लोग तीसरे भाव से देखते हैं। तो जैसे ही घर से आप बाहर निकलते हैं, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम थर्ड हाउस। घर के जस्ट नियर बाय कुछ भी है, घर का नियर बाय कोई ऑफिस हो सकता है, नियर बाय कोई प्लेस जहाँ आप कुछ खाने पीने जाते हो, दैट इज ऑल फ्रॉम थर्ड हाउस। तो जैसे घर से बाहर निकलते हैं, आप गाड़ी लेके निकले, रोड पे किसी से आपकी लड़ाई हो गई, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, वहाँ आपकी किसी से वर्बल फाइट हो रही है, बातचीत गाली गलौज तक जा रही है, ऐसा कुछ होता हुआ देखा जाता है, जिसमें आप भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी गलती बिल्कुल भी ना हो, बट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज ऑल्सो देयर। थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स को दिखाता है, हमारे फिजिकल एफर्ट्स को हम लोग थर्ड हाउस देखते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप एक ऐसे इस प्रकार के फील्ड में हो सकते हैं कि जहाँ पर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट हो, कुछ बेचना हो, सेलिंग, मार्केटिंग, ऐसा कुछ, या लॉयर हो सकते हैं, सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट लॉयर्स एंड ऑल, या आप किसी डिबेट वाले फील्ड में हो सकते हैं। सिक्स्थ हाउस से हमारी हैंड रिटन स्किल भी देखते हैं कि कोई राइटिंग, पेंटर, स्कल्पचर, मेकअप आर्टिस्ट, और सॉर्ट ऑफ सम जो मसाज करते हैं, ऐसा कुछ भी जिसमें आपके हाथ का इन्वॉल्वमेंट हो, वो हम लोग
थर्ड हाउस से देखते हैं, तो आप इन फील्ड में हो सकते हैं, या एक ऐसा फील्ड जहाँ आपको बहुत फिजिकल एफर्ट लगाना पड़ता हो, आप कोई एथलीट हो सकते हैं, आप स्पोर्ट पर्सन अच्छे हो सकते हैं, या ऐसा कहें कि ऐसा कुछ भी जहाँ हैवी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी पड़े, उन फील्ड में आप हो सकते हैं और उनमें आप बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर कि ये आपके एफर्ट का हाउस है, तो लाइफ में कुछ भी एस्टेब्लिश करने के, चाहे वो जॉब ही क्यों ना हो, बिजनेस ही क्यों ना हो, आपको बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो ध्यान रखिए, आपके जो कार्मिक ऋण है कहीं ना कहीं वो आपके एफर्ट से जुड़े हैं, बिकॉज पिछले जन्म में आप इस प्रकार के हो सकते हैं कि जो बहुत लेथार्जिक हो, बहुत लेजी हो, उन्होंने लाइफ में एफर्ट्स नहीं लगाए हो, भाई बहनों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो, पड़ोसियों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो। सो ये कार्मिक ऋण आपको इस बार रीपे करने होंगे। यू हैव टू हेल्प योर ब्रदर सिस्टर्स डेफिनेटली। जैसे जैसे आप उनकी हेल्प करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ का जो सेकंड हाफ है, आफ्टर 40, आफ्टर 35, चीज़ें बहुत व्यवस्थित होती हुई देखी जाएगी, और जो थर्ड हाउस जिन भी चीज़ों को सिग्निफाई करता है, वो सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर हम रेमेडी की बात करें, देखो, सिक्स हाउस से हम लोग फिजिकल एफर्ट्स देखते हैं, तो आप जब भी एक्सरसाइज करें, आप जब भी जिम जाएं या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करें, डेफिनेटली वो आपकी इस एनर्जी को चैनलाइज करेगा, इट गिव यू सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्स ऑल्सो। तो द बेस्ट रेमेडी इज वॉट, आप अपने आप को किसी भी फिजिकल वर्क में, फिजिकल एफर्ट में इन्वॉल्व करें, चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो जिम ही क्यों ना हो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी कैन से। और डेफिनेटली अपने भाई बहनों से बना के रखें। दिस इज वॉट ऑल अबाउट सिक्स लॉर्ड इन थर्ड हाउस। सो नाउ सिक्स लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, मतलब कि रोग, रिपू, ऋण, अब वो आपके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथे भाव से हम हमारा घर देखते हैं, हमारी मदर देखते हैं, हमारी मदरलैंड देखते हैं, हमारी हैप्पीनेस, हमारी समृद्धि हम लोग चौथे भाव से देखते हैं। जैसे ही छठे भाव के स्वामी, सिक्स्थ हाउस के स्वामी आपके चौथे भाव में आते हैं, इट मीन्स कि आपका जो कार्मिक ऋण है पिछले जन्मों का, वो आपकी मदर के साथ जुड़ा है, आपके घर के साथ जुड़ा है, आपकी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा है, आपके लैंड के साथ जुड़ा है, आपके व्हीकल्स के साथ जुड़ा है। तो इट मीन्स कि देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, यदि फोर्थ हाउस सही स्थिति में नहीं है तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, लैंड के रिगार्डिंग इश्यू होते हुए देखे जाते हैं। कई बार आपको घर को लेने, घर को बनाने के लिए या घर को खरीदने के लिए लोन लेने में दिक्कत होती हुई देखी जाती है, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में इशू आते हुए दिखे जाता है। कई बार स्थिति बनती है कि आप लोन ले तो लेते हैं, बट फिर उसे वापस रीपे करना समझ वॉट क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। अगर मून भी सही स्थिति में नहीं है तो शायद आपके मदर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे ना हो। ये दिखाता है कि लास्ट बर्थ में आपने कहीं ना कहीं आपकी मदर पर ध्यान नहीं दिया, आपने अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया, आपने घर पे ध्यान नहीं दिया। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट देयर इज स्ट्रगल इन द मदर्स लाइफ, उनकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल रही हो। खासकर आप देखेंगे कि जैसे आपका जन्म होता है, उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद मदर की लाइफ में काफ़ी चेंज आया हो, पॉजिटिव भी उसका, नेगेटिव भी उसका, डिपेंड करता है कि आपके फोर्थ लॉर्ड की डिग्निटी कैसी है। द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग इज देयर कि ये आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, आप जब भी शिस्त का स्वामी चौथे भाव में आता है, बिकॉज हमारी जो भी मेंटल पीस है, मेंटल हेल्थ है, वो सारी सारी हमारे घर से ही तो जुड़ी है, हमारे मन से तो जुड़ी है। फोर्थ हाउस से हमारा मन, मून भी देखते हैं हम लोग, हमारा मन खुश नहीं तो हम फिर कुछ नहीं कर पाते। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर व्हेन सिक्स्थ इन द फोर्थ हाउस। आपको जीवन में घर की जिम्मेदारी हमेशा लेकर चलनी होगी। कई बार स्थिति आती है कि आप किसी कारणवश घर से बाहर जाना चाहते हैं, बट फिर भी जो घर के जो इश्यूज है, देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द हाउस ऑलवेज, वो आपको कमाने के लिए शायद घर से दूर ना जाने दे, या ऐसी कुछ इशू कि आपको बार बार घर की तरफ पीछे मुड़कर देखना ही होगा या घर का ध्यान रखना ही होगा, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। एक मैंने जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है कि वेन एवर सिक्स लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, आप कोशिश करें कि आप कोई भी ज़मीन या कुछ खरीद रहे हैं, इवन आप गाड़ी भी अगर खरीद रहे हैं, व्हीकल भी आप खरीद रहे हैं, तो आप अपने नाम से ना खरीदें। दिस इज़ माई एडवाइस, बिकॉज बहुत स्ट्रांगली मैंने देखा है कि वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम, इनिशियली ऐसा लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है, बट बाद में फिर लीगल ट्रबल्स होते हुए देखे जाते हैं, बिकॉज सिक्स्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट लीगल ट्रबल इन लाइफ। तो अभी व्हीकल की बात आ रही, घर की बात आ रही, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें। और लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि फिर आप शायद जल्दी जॉब की तरफ बढ़ जाते हैं, कम उम्र में आपको जॉब करनी पड़ती है, और फिर आप अपने एक लाइफ स्पैन में 15-20 साल के करियर में आप अलग अलग तरह की जॉब करते हुए देखे जाते हैं, या अलग अलग प्रोफेशन में स्विच होते हुए देखे जाते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर।
मतलब कि जो आप कहते हैं ना कि जैसे ये वो इंसान है जिसने घाट-घाट का पानी पिया, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। और फिर वो सारा जो एफर्ट्स, ये सारा एक्सपीरियंस जब आप कलेक्टिवली कहीं अप्लाई करते हैं और फिर लाइफ में सेकंड हाफ में 45 40 के बाद आप देखते हैं कि हाँ, जो मैंने इतनी मेहनत करी, इतने एफर्ट्स लगाए थे, अब वो जाकर सही हो रहे हैं। मुझे उनका फल मिल रहा है। रिमेंबर दीज़ आर द कार्मिक डेट्स यू हैव टू पे। अगर आप नहीं ध्यान रखते घर का, नहीं ध्यान रखते मदर की हेल्थ का, खुद की हेल्थ का, तो डेफ़िनेटली ये ऋण आपके साथ फिर अगले जन्म की तरफ भी बढ़ते हुए देखे जाएँगे। और जो भी 4th हाउस जो सिग्निफ़ाई करता है, जो भी खुशियाँ वहाँ से हम देखते हैं, वो फिर आपको लाइफ़ में नहीं मिलेगी, आप ऐसा कह सकते हैं। द बेस्ट रेमेडी इज़ व्हाट? आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। रिमेंबर 4th हाउस जो है वो हमारे चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्पेसिफिकली अगर यहाँ सैटर्न या जुपिटर अगर बैठा है तो डेफिनेटली आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चेस्ट रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, लंग रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफिनेटली आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ही करें। इट विल हेल्प यू अ लॉट। या जो भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होनी है वो उसे होने में थोड़ा आप कह सकते हैं हेल्प कर सकती है कि हाँ, चीज़ें थोड़ी मिनिमाइज हो, नेगेटिव चीज़ें मिनिमाइज हो और पॉजिटिव चीज़ें थोड़ी सी मैक्सिमाइज हो, आप ऐसा कह सकते हैं। दिस इज वॉट ऑल अबाउट 6th लॉर्ड इन 4th हाउस। सो नाउ 6th लॉर्ड इन 5th हाउस, जो कि रोग रिपू ऋण है, वो अब आपके वो सारी एनर्जी जो आपके 5th हाउस में आ गई है। 5th हाउस से हम लोग हमारा संतान पक्ष देखते हैं, हमारे जो पास्ट लाइफ के जो पुण्य कर्म है वो यहाँ से हम लोग देखते हैं, और जो भी हमारा या इंटेलेक्चुअलिटी या इंटेलिजेंस है वो हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। तो ये तय है कि जब 6th लॉर्ड 5th हाउस में है तो आपको क्रिएटिव ज़रूर बनाता है। डेफ़िनेटली आप में कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल ज़रूर होगी। आप अगर किसी क्रिएटिव फ़ील्ड में अगर आप जॉब करते हैं, किसी भी तरीके का क्रिएशन अगर वो हो, डेफ़िनेटली आप वहाँ एक्सेल करते हुए देखे जाते हैं। और मान लो अगर आपकी जॉब क्रिएटिव फ़ील्ड में नहीं, किसी और मोनोटोनस डायरेक्शन में अगर है या किसी और फ़ील्ड में है और आपके पास कोई भी स्किल है, तो डेफ़िनेटली आप उस स्किल को यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे ज़रूर लेकर आएँ। वो ज़रूर आपकी जो ये कह दें कि फाइनेंशियल कंडीशन को एनहांस करते हुए देखी जाएगी। सम सॉर्ट ऑफ वो आपको एक खुशी ज़रूर देगी। पर ध्यान रखिए, जैसे कि हमने कहा, छठे भाव का स्वामी जहाँ भी बैठेगा, वो कार्मिक ऋण को रिप्रेज़ेंट करता है। 5th हाउस से हम लोग संतान पक्ष देखते हैं। तो संतान पक्ष में इस प्रकार का होता है कि आप इफ़ यू आर फीमेल देन डेफिनिटली प्रोजेनी को लेकर दिक्कत हो सकती है, या आपको बर्थ के दौरान सम सॉर्ट ऑफ सिज़ेरियन और सब कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन आपको लेनी पड़ सकती है। ऐसी कुछ दिक्कतें होती हुई देखी जाती है। या अगर केतु का भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, सैटर्न का भी यहाँ इन्फ्लुएंस है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपका फर्स्ट चाइल्ड मिसकैरेज होता हुआ देखा जाता है। हाँ, अगर 5th लॉर्ड इज़ इन गुड डिग्निटी देन ये चीज़ें आप लगभग ना के बराबर एक्सपीरियंस करेंगे। बट ये ज़रूर पॉसिबल है कि ये दिखाता है कि पिछले जन्म में जो आपके काव्यकरण इस प्रकार से है कि आपने अपने संतान पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हो सकता है आप ऑफ़िस में बिज़ी हो, हो सकता है आप कहीं और बिज़ी हो, बट आप जितना एक बच्चों को रिक्वायर्ड है, एक नरिशमेंट या आप कह लीजिए एक देखभाल की ज़रूरत है, वो शायद आप पिछले जन्म में नहीं दे पाए। सो वो आपको यहाँ फुलफ़िल करना होगा इस बार। मतलब कि ये स्थिति बन सकती है कि बच्चों को पालना, उनकी ज़िम्मेदारी शायद आपके लिए लेना बहुत मुश्किल हो सकती है, या उसमें काफ़ी दिक्कतें उनकी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम होती हुई देखी जाती है। आप उन चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए काफ़ी टफ़ हो सकता है, इस प्रकार आप कुछ कह सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि सारे एफर्ट्स जो है वो आप ही लगा रहे हैं, आपके जो स्पाउस है उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है बच्चों की अपब्रिंगिंग में, शायद किसी कारण से, जॉब की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से। तो यहाँ ज़रूर एक थोड़ा आप कह सकते हैं कि सफरिंग सी सिचुएशन होती हुई देखी जाती है। फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यू होते हुए देखे जाते हैं। 1/6 इन द 5th हाउस अपने से 12वां है, ये दिखाता है। 5th हाउस से हम लोग हमारे पुण्य कर्मों को देखते हैं, तो ये ज़रूर दिखाता है कि थोड़ा बहुत हमने कुछ ना कुछ ज़रूर सही नहीं किया लास्ट बर्थ में, तो हमारे पुण्य कर्म थोड़े से यहाँ पे अफेक्टेड है। मीन्स कि आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक कई बार होता हुआ देखा जाता है। तो इस प्रकार से मैं सिर्फ हार्ट ब्रेक को ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लव लाइफ में, ऐसा नहीं। आपके क्लोज वन, आपकी लाइफ में आपका कई बार भरोसा या विश्वास आपका वो तोड़ते हुए देखे जाता है। सो विच मच अफेक्ट यू, बट रिमेंबर दिस इज द कार्मिक ऋण यू हैव टू पे। अगर किसी ने मान लो कोई छोटा मोटा हार्ट ब्रेक कर दिया है, मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, कुछ झूठ बोल दिया किसी ने कुछ अगर, तो आप कोशिश करें उसे टॉलरेट करें, उससे रिश्ते ना बिगाड़ें, तो शायद ये कार्मिक ऋण यहाँ वापस से उसे
रीपे करेंगे और फिर चीज़ें सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में अच्छी होती हुई देखी जाती है। वन सिक्स इन द फिफ्थ हाउस, एजुकेशन में प्रॉब्लम, स्पेसिफिकली एजुकेशन लोन लेना आपको पड़ सकता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं अपने करियर में, जब बात प्रमोशन की आती है या इंक्रीमेंट की जब बात आती है तो शायद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिलता। चलो वो तो सभी को नहीं मिलता, आप ऐसा कह लीजिए कि है ना, जो नॉन डिजर्विंग था या जिसने कोई एफर्ट नहीं लगाए थे उसका अच्छा प्रमोशन हो गया, उसका अच्छा इंक्रीमेंट हो गया, बट somehow you are suffering in that sort of thing। यहाँ बैठ के आपके 11वें भाव को देखता है सिक्स्थ लॉर्ड, तो प्रॉफिट गेन्स को भी अफेक्ट करता है। मतलब कि अभी कह सकते हैं कि चीज़ें कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करने पड़ते हैं। बट रिमेंबर, अगर आप अपनी लाइफ के इनिशियल ईयर्स में अगर आप ये चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते, आप इन फील्ड्स में अगर आप हार्ड वर्क एफर्ट नहीं लगाते, तो आपका सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ वो सही नहीं होगा, डेफिनेटली है। बिकॉज रिमेंबर, जो भी कार्मिक ड्यूज है आपको पे करना ही होगा। इट्स वेरी सिंपल थिंग। अगर हम रेमेडी की यहाँ बात करें तो आप मंत्र चैंटिंग करें, आप अपने आप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी चैरिटी में, डोनेशन में, एनजीओ के साथ आप इन्वॉल्व करें। देखो, ये सबके लिए नहीं पॉसिबल है कि आप किसी एनजीओ से जुड़ें या आप चैरिटी करें, पर ठीक है, यहाँ इस प्रकार से कि कोई अगर मान लो बच्चा है या जो अपनी फीस देने में असमर्थ है, या एक ऐसी फैमिली में जो उसका भार नहीं उठा सकती, तो आप वहाँ थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें उसकी एजुकेशन में, उसकी मैरिज में, तो ये आपके कार्मिक ऋण उतरते हुए देखे जाएंगे और जो सेकंड लाइफ है आपकी, सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ है, वो काफ़ी हद तक स्मूथ होती हुई देखी जाएगी। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सिक्स्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। नाउ सिक्स्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, अपने ही घर में बैठे हैं, तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है। हम लोग पहले पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि अगर आपके सिक्स्थ लॉर्ड एक्सॉल्टेड है देन यहाँ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर डेबिलिएशन में है तो जो सिक्स्थ हाउस जो वो सिग्निफाई कर रहा है वहाँ आपको दिक्कतें तो नहीं होगी, ये आप जो ध्यान रखिएगा। तो पहली बात ये है कि जब छठे भाव के स्वामी छठे में है, दैट इज इन द हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन, इन द हाउस ऑफ रोग, रिपू एंड ड्रेन, तो ये तय है कि आप में कॉम्पिटिशन स्पिरिट, कॉम्पिटिशन को लेकर एग्रेशन बहुत स्ट्रांगली बढ़ा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कि इस प्रकार का आप कह सकते हो कि अगर आप कुछ करने का ठान लें तो डेफिनेटली आज नहीं कल नहीं परसों आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएंगे या उस चीज़ को आप लाइफ में ज़रूर पाल लेंगे। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग हम कह सकते हैं। सिक्स्थ हाउस की जब दशा या अंतदशा आ रही है, उससे पहले यदि आप किसी हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं या कोई आप पे कर्जा है, तो आप फील करेंगे कि उस दशा में, उस पर्टिकुलर टाइम में आपके हेल्थ इश्यूज इंप्रूव होते हुए देखे जाएंगे। आपकी लाइफ में जो जो भी कर्जा है वो थोड़ा कम होते हुए देखा जाएगा। दैट इज़ व्हाट पॉजिटिव पॉइंट। अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट यहाँ पर है, स्पेशली अगर हम कहें कि मार्स है, सैटर्न है, सन है, तो डेफिनेटली उनका यहाँ बैठकर वो आपके जो भी दुश्मन हैं उनको तो वो बिल्कुल नष्ट कर देंगे, या दुश्मन को वो आप ऐसा कह दीजिए कि वो सामने से कितना एफर्ट लगाए बट एट द एंड यू सक्सीड। और स्पेशली अगर आप कुछ इस प्रकार के फील्ड है, प्रोफेशन में है जहाँ लीगल बैटल की बात करें हम लोग, अगर आप लॉयर हैं तो बहुत अच्छा एक ऑपरेशन है आपके लिए, या आप एक ऐसे फील्ड में जहाँ आप लोगों की सर्विस करते हुए देखे जा रहे हैं, इन सॉर्ट ऑफ मेडिकल फील्ड आप कह सकते हैं, मेडिसिन में हो सकते हैं, किसी एनजीओ या मेंटली इल जो लोग हैं उन्हें अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो वो आपको खुशी भी देगा और सम सॉर्ट ऑफ आपके कार्मिक ऋणों को भी उतारेगा। एक बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस या रेमेडी आप कह सकते हैं। मान लो आप किसी भी सर्विस फील्ड से जुड़े हैं, तो ठीक है, हमें हमारे जीवन चलाने के लिए हम जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे कंसल्टेशन हो, चाहे वो किसी को एडवाइस दे रहे हो, या हम किसी हॉस्पिटल में ही क्यों ना काम कर रहे हो, हमें एक सैलरी या एक वेतन रिक्वायर्ड है। पर मान लो कभी लाइफ में ऐसा मौका मिले कि कोई आपके पास आया जो इन चीज़ों से पीड़ित है, कोई एडवाइस मांग रहा है आपसे फाइनेंस के रिगार्डिंग, या हेल्थ के, आप हेल्थ फील्ड में आपके पास आता है, तो डेफिनेटली आप कोशिश करें कि उससे या तो फीस कम चार्ज करें, और अगर पॉसिबल है तो आप उससे फीस चार्ज ना करें। तो ये आपके कार्मिक जो ऋण हैं उनको इम्प्रूव करता हुआ देखा जाएगा, और सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ है वो ज़्यादा स्मूथ बनती हुई देखी जाएगी।
सिक्स्थ हाउस से हमारी लाइफ में हम सबॉर्डिनेट्स को देखते हैं। सबॉर्डिनेट से मतलब ऑफिस में आपके सब हो सकते हैं एम्प्लॉय जो आपके अंडर में काम करते हो। इसके अलावा जो भी व्यक्ति जो निचले तबके का है, जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रेंथन नहीं है, आपके बिल्डिंग के गार्ड हो सकते हैं, वॉचमैन हो सकते हैं, या सोसाइटी में जो लोग काम करते हैं, आप घरों में कोई काम करने आता हो वो भी हो सकता है। तो आपका जो लास्ट बर्थ का ऋण है वो इन्हीं से जुड़ा है। मतलब कि लास्ट बर्थ में, पिछले जन्मों में आपने इन्हें ढंग से ट्रीट नहीं किया। तो यदि आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपके अंडर में 4-5 लोग काम कर रहे हैं, आपको रेस्टोरेंट ऑनर है, अगर मान लो 4-5 एम्प्लॉय आपके साथ हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ये आपको चीट करते हुए दिखे जाते हैं। या जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये आपको छोड़ के चले जाते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर। तो ये जो सबॉर्डिनेट जितने भी हैं या जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपको ये मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि लास्ट बर्थ में आपने इन्हें ढंग से ट्रीट नहीं किया, या जिस नज़र से देखना चाहिए आपने वैसे नहीं देखा, इन्हें बहुत ऐसे देखा कि ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े, इस प्रकार से कुछ आप कह सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ उन्हें हेल्प करना होगा। दिस विल हेल्प यू। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बनती है सिक्स्थ हाउस कि आपके घर में चोरी हो जाए। अगर होती है ऐसा, तो मान के चलिए कि आपके घर के 4-5 पड़ोसी जो है जस्ट नियर बाय क्लोज वन, उन्हीं में से किसी का उसमें इन्फ्लुएंस है, या उसी ने करवाई है, या उसमें बहुत स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट है उसका। ये मैंने लगभग 5 से 6 चार्ट में देखा है मैंने, ये कॉम्बिनेशन मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। इसके अलावा सिक्स्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, हम लोग छठे भाव से हेल्थ देखते हैं। साथ पे जो हमारे कुछ इस तरह के जो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स में देखते हैं हम लोग, तो सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस पे है, मैलिफिक अगर है, तो मान के चलिए कि अगर मान लो कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट भी अगर होता है जो आपकी वजह से नहीं हुआ है, आपकी गलती की वजह से नहीं हुआ, तो उसमें शायद काफ़ी लोगों की जान चली जाए, बट आप वहाँ से बच के निकल आ जाता है, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। बट वहीं एक इसका सेकंड साइड भी है कि अगर प्लेसमेंट बहुत सही नहीं है, लग्न लॉर्ड की स्ट्रेंथ अगर बहुत अच्छी नहीं है, और आपके खुद के कारणों की वजह से ऐसा कुछ होता है, जैसे मान लो कि आप ड्राइविंग सही नहीं कर रहे, इफ यू आर डूइंग रैश ड्राइविंग, तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, आप फूड हैबिट्स आपकी इरेगुलर है, आप किसी एडिक्शन में है, तो मान के चलिए कि इरेगुलर फूड हैबिट्स, अल्कोहल, किसी प्रकार का ड्रग अगर आप लेते हैं, तो सबसे पहले हेल्थ आप ही खराब होगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, अगर मैं एक बहुत मिनिमम अमाउंट में भी अल्कोहल अगर कंज्यूम कर रहा हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैंने कभी कभी हेल्थ चीट कर लिया, मतलब कि कुछ ऐसा जो अनहाइजेनिक फूड मैंने खा लिया, या थोड़ा गंदा बासी टाइप का फूड मैंने खा लिया, तो मुझे अफेक्ट नहीं करेगा। नो, वो डेफिनेटली आपको अफेक्ट करेगा। सो ये कुछ बातें हो सकती है जब सिक्स्थ लॉर्ड आपके सिक्स्थ हाउस में। सो बेस्ट एडवाइस रेमेडीज वॉट, आप जो भी आपसे निचले तबके के लोग हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, आप उनकी हेल्प करें डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जो भी सिक्स्थ हाउस की जो ब्लेसिंग्स है, जो एक कॉम्पिटिशन स्पिरिट है, वो लाइफ में जब आप सेकंड हाफ में बढ़ेंगे तो आपको मिलती हुई देखी जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट सिक्स्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। सो नाउ सिक्स्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, मतलब कि रोग रिपु ऋण का स्वामी यदि आपके हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ पार्टनरशिप में अगर आके बैठता तो किस प्रकार की बातें होंगी। तो देखिए, अब जो आपके कार्मिक ऋण है वो आपके पार्टनरशिप के साथ आपके स्पाउस से जुड़ गए हैं। इट मीन्स कि आपको एक इस प्रकार का लाइफ पार्टनर मिलेगा जिसका थॉट प्रोसेस आपसे काफ़ी हद तक अलग होगा, उनका सोचने समझने का तरीका अलग होगा, इंटेलेक्ट बहुत डिफरेंट होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे आपके उनके साथ। क्योंकि ये मान के चलिए कि आपके जो भी कार्मिक ऋण है वो आपको आपके जीवन साथी, आपके लाइफ पार्टनर के थ्रू ही पे करने होंगे। ये भी दिखाता है कि लास्ट बर्थ में आपने अपने लाइफ पार्टनर को, या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हैं, उनको आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, आपने उनकी बातें नहीं मानी, आपने उनके साथ लड़ाई झगड़े कलेश किए, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। या जो भी एक पार्टनर के लिए हमारी जो ड्यूटीज़ है, आपने उसे ढंग से लास्ट बर्थ में फुलफिल नहीं किया। सो नाउ आपको वो सब चीज़ें यहाँ करनी होगी डेफिनेटली। ये भी बहुत तय है कि शादी के बाद यू ऑब्जर्व कि आपके लाइफ पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। इफ़ सेवंथ लॉर्ड इज इन गुड कंडीशन, तो मान के चलिए कि
उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ती हुई देखी जाती है। और अगर 7th लॉर्ड सही नहीं है तो आप देखेंगे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती हुई देखी जाती है। साथ ही 6th हाउस से हम लोग हेल्थ इश्यूज देखते हैं, तो ये भी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि शादी के जस्ट बाद आपके लाइफ पार्टनर की जो हेल्थ इशू है उसमें वो बढ़ते हुए देखे जाते हैं। इम्यूनिटी वीक होती हुई देखी जाती है, स्पेशली इस प्रकार का कुछ कि जहाँ पहले मौसमी बीमारियां या वेदर जो चेंज होता था वो आपको अफेक्ट नहीं करती थी, आपके लाइफ पार्टनर को अफेक्ट नहीं करती थी, अब वो बढ़ती हुई देखी जाती है। मतलब समहाउ ये कह सकते हैं कि इफ 7th लॉर्ड इज नॉट इन गुड कंडीशन तो आपकी लाइफ पार्टनर की हेल्थ जो है शादी के बाद बिगड़ती हुई देखी जाती है। और ये भी तय है कि शादी के बाद आप पे जिम्मेदारियां बढ़ती हुई देखी जाती है। तो ये तय है कि सभी के साथ ऐसा होता है कि विवाह के बाद सबको जिम्मेदारियां मिलती है, बट इस प्रकार का कुछ होता है कि आप मैरिज से पहले काफ़ी फ्री थे, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम थी ऐसा मान लीजिए, बट मैरिज के बाद यू फील कि देयर इज सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट रिमेंबर द वेरी सिंपल थिंग दैट कि आपको इस जन्म में विवाह को लेकर जिम्मेदारियां निभानी होंगी। अगर आप अपने आप को लाइफ पार्टनर के लिए डिवोट नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, ये जो कार्मिक ऋण है ये चलता रहेगा लाइफ में। तो फिर जो भी 7th हाउस जो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वैवाहिक सुख को रिप्रेजेंट करता है, एक अच्छी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, एक अच्छी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, फिर वो आपको लाइफ टाइम कभी नहीं मिलेगा। सो इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू शुड पुट योर बेस्ट एफर्ट। हाँ, हो सकता है आपको ये भी लगेगा कि नहीं मेरे लाइफ पार्टनर वो तो एफर्ट लगा ही नहीं रहे, वाइफ मैरिज को बैलेंस करने के लिए सारे एफर्ट मैं ही लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, ये पॉसिबल है, बट आप उसमें पीछे ना हटें। यू पुट योर बेस्ट एफर्ट एंड आफ्टर 40, 45, 50 यू विल फील कि योर मैरिज इज व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग। तो वो आपको कार्मिक ऋण पे कर रहे होंगे। इससे देखो एक और बात कि आपको लाइफ पार्टनर को इस बार सुनना सीखना होगा, समझना भी सीखना होगा। इससे मैरिज लाइफ भी स्ट्रांग होगी, साथ ही साथ आपका घर, आपके रिश्ते, आपका परिवार वो भी स्ट्रांग होगा। 6 इन द 7th हाउस। आगे हम बात करें 6 इन द 7th हाउस में जब है तो डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, साथ ही आप लाइफ पार्टनर से झगड़ते हुए देखे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अलग अलग टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट करते हुए देखे जाते हैं। पर यदि आपके 6th लॉर्ड जुपिटर या सैटर्न है तो आप भले कितना भी लड़ झगड़ लें, यहाँ एक ऐसी स्थिति बनती है कि आप कितना भी लड़ झगड़ने पर आप अलग नहीं होंगे। एक लंबी जो मैरिज है उसको भी रिप्रेजेंट करता है जब व्हेन सिक्स्थ लॉर्ड इज जुपिटर और सैटर्न। somehow you feel कि your partner is that much कॉम्पिटिटिव इस प्रकार से कि अपने फील्ड में है ठीक है, साथ ही साथ आपके साथ भी कंपटीशन है उसका। इफ यू आर वर्किंग तो कंपटीशन उस तरह से का, इफ यू आर नॉट वर्किंग वो आपके साथ किचन में, आपके साथ घर में भी कॉम्पीट करता हुआ देखा जा सकता है या देखी जा सकती है। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर। आगे हम बात करें कि अगर 7th लॉर्ड की कंडीशन अगर सही नहीं है तो ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि मैरिज के इनिशियल ईयर 3, 4, 5 ईयर्स जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए देखे जाए। इफ मरकरी इज सिटिंग देयर, इफ केतु का इन्वॉल्वमेंट है, राहु का इन्वॉल्वमेंट अगर, तो लीगल ट्रबल्स, लीगल इश्यूज होते हुए देखे जा सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। बट अगर ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आफ्टर सर्टेन टाइम आपकी मैरिज जो है वो ग्रो करते हुए देखी जाएगी। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट 6th लॉर्ड इन 7th हाउस। हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज वी कैन से रेमेडी। आपको लाइफ पार्टनर को बेवजह इंटरप्ट नहीं करना होगा। वो बहुत तरह से हो सकता है, वो आप देखें आपकी लाइफ में किस प्रकार के इंटरप्शन है जो आपका लाइफ पार्टनर आपकी वजह से थोड़ा चैलेंजिंग सा फील कर रहा है, या वो चाहता है कि नहीं भाई यहाँ मुझे इंटरप्ट ना करो, तो वो आप करें। और अपने एंड से मैरिज की तरफ आप बेस्ट एफर्ट लगाएं, तो योर रिलेशन, योर मैरिज लाइफ इज व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग। अगर आप ये कार्मिक ड्यू पे नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी जो कंप्लीट मैरिज लाइफ है वहाँ ये इश्यूज हमेशा बने रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट 6th लॉर्ड इन 7th हाउस। सो नाउ 6th लॉर्ड इन द 8th हाउस, दुष्टाना भाव का स्वामी दुष्टाना भाव में। इन जनरल फाइनेंस को लेकर
फाइनेंशियल साइड को लेकर ये प्लेसमेंट अच्छा है। विपरीत राजयोग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप एक तो चार्ट में मून और एक चार्ट में आप मार्स की कंडीशन जरूर देखें। अगर वो अच्छी है डेफिनेटली ये आपको जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है 8th हाउस 6th हाउस, वो सारी आपकी विशेष फुलफिल करेगा डेफिनेटली। अगर लग्न लॉर्ड स्ट्रेंथफुल नहीं है और ये जो मैंने दो कॉम्बिनेशन बताया अगर ये सही नहीं है, देन दिस इज नॉट अ विपरीत राजयोगा, रिमेंबर दैट थिंग। सो 6th लॉर्ड इज इन द हाउस ऑफ इन लॉज, यहाँ से हमारे ससुराल पक्ष को देखते हैं, हमारे जॉइंट एसेट्स, हमारी लाइफ में सडन इवेंट्स, हमारी लाइफ में सीक्रेट इवेंट्स, और जो भी हमारी इनहेरिटेंस है उसे हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। ध्यान रखिए जब भी 6 और 8 के लॉर्ड में आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन हो, या 6th लॉर्ड 8th में, 8th लॉर्ड 6th में है, ये जो एनर्जी एक्सचेंज जब भी होगा, रिमेंबर इनके ठीक बीच में पड़ता है 7th हाउस, हाउस ऑफ मैरिज। ये जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी मैरिज लाइफ में। मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं, वहाँ मैंने इवन ये भी देखा है कि 7 लॉर्ड भी अच्छी कंडीशन में है, केतु का भी वहाँ, केतु एंड राहु का भी वहाँ इम्पैक्ट नहीं, बट स्टिल देयर इज सॉर्ट ऑफ इमोशनल गैप बिटवीन द पार्टनर्स। सब कुछ सही है, बहुत अच्छा फाइनेंस, सब कुछ ठीक है, बड़ा घर गाड़ी बंगला सब है, बट आपस में एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए, एक इमोशनल गैप कह लीजिए, वो हमेशा रहता हुआ दिखाया जाता है। हाँ, लग्न लॉर्ड अगर स्ट्रेंथफुल है तो ध्यान रखिए ये चीज़ें उस प्रकार से नहीं होंगी। 7th हाउस की हम बात कर रहे थे, तो आप उस प्रकार के हो सकते हैं कि जो अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हो। ये एक अच्छा भी है बिकॉज 8th हाउस रिप्रेजेंट सीक्रेसी। अगर आप अपने करियर को लेकर, जॉब को लेकर, प्रमोशंस को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा अगर नहीं बात करें कि हाँ मुझे मेरा इतना इंक्रीमेंट हो गया, मेरा इतना प्रमोशन हो गया, तो फिर इट इज़ रेमेडी, बिकॉज यहाँ फिर वो फैक्टर की नज़र का लगना, जो हम कहते हैं ना कि नज़र लग गई है, वो डोमिनेंट है। फिर जॉब को लेकर दिक्कतें आती हुई दिखी जाती है। तो इट इज़ बेस्ट पार्ट कि जो भी आपकी प्राइवेट लाइफ है उसको प्राइवेट ही रखें। Whenever the 6th and the 8th or 8th and the 6th house, this is what sort of advice or sort of remedy। वो ध्यान रखिए 8th हाउस से हमारी लाइफ में हिडन एनिमीज भी देखते हैं, तो जो भी आपकी कार्मिक ऋण है वो 8th हाउस से जुड़ गया, तो हिडन एनिमीज का होना ये दिखाता है। इन लॉस की तरफ से कुछ कार्मिक ऋण, उसकी हम बात करेंगे, उसको दिखाता है। तो बहुत 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 सोच समझकर आप अपने क्लोज वन पे, रिश्तेदारों पे, कोलिग्स पे आप ट्रस्ट करें, बिजनेस पार्टनर पे आप ट्रस्ट करें, बिकॉज आपके ये हिडन एनिमीज वही है जो लोग आपसे डेली आपसे मिल रहे हैं, आपका खाना खा रहे हैं, दे आर शेकिंग हैंड विथ यू। इन्हीं में से कोई ऐसा हो सकता है या ऐसे हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें। जैसे कि हमने कहा कि 6ठा भाव हमारे लाइफ में कार्मिक ऋणों को दिखाता है, तो आपके जो कार्मिक ऋण है वो आपके इन लॉज की तरफ से है। साथ ही जो 6ठा भाव अष्टम स्थान में बैठा है, तो आपके कार्मिक ऋण आपकी फैमिली की तरफ से भी है, वो आपके 2nd हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार स्थिति बन सकती है कि आपकी मैरिज में जो ट्रबल है, जो मैरिज में जो प्रॉब्लम है, वो आपकी वजह से उतनी नहीं है जितनी कि आपके इन लॉज की वजह से या आपकी फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। सो बेस्ट थिंग टू मेंटेन हार्मनी इन द मैरिज इज व्हाट, कि आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपने स्पाउस को लेकर आप थोड़ा सा घर से दूर रहें, तो आपकी जो मैरिटल ब्लिस है वो मेंटेन रहेगी। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि यहाँ से हमारी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी देखते हैं, तो कई बार ऐसा पॉसिबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबल है कि जब प्रॉपर्टी बंटवारे की बात आए तो शायद वहाँ कुछ लीगल ट्रबल्स हो या आपको आपका हिस्सा ना मिलता हो, इस प्रकार स्थिति बनती हुई देखी जा सकती है। कुछ इस प्रकार के हेल्थ इश्यूज जो आपकी गलती की वजह से हो, मतलब कि आपको छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम हुई, आपने उसे नकार दिया, फिर वो बहुत समय बाद जब दशा आती है 6th लॉर्ड की, वो बाहर निकल के आती है, और इस प्रकार का कुछ जो इजीली डायग्नोज नहीं हो रहा है फिर, क्योंकि 6th एंड द 8th हिडन हेल्थ इश्यूज को दिखाता है। हिडन से मतलब कि ऐसे हेल्थ इश्यूज जो इजीली डायग्नोज नहीं हो रहे, या डायग्नोज हो रहे तो इजीली फिर ट्रीट नहीं हो पा रहे। तो डेफिनेटली आई विल एडवाइज यू कि मान लो आपको कोई हेल्थ इशू अगर है और एक पर्टिकुलर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा, तो आप मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाएं, ज़रूर जाएं। इवन आप फील्ड को स्विच करें, आप अगर एलोपैथी तो आप होम्योपैथ की तरफ जाएं, आयुर्वेद की तरफ जाएं, या और भी कोई स्ट्रीम अगर है जो मेडिकल फील्ड में, आप उसकी तरफ ज़रूर जाएं। बिकॉज ध्यान रखिए लेटर लाइफ में या जो इनिशियल हेल्थ इशू है वो कुछ सालों बाद, 10 साल 20 साल बाद क्रॉनिक डिजीज का फॉर्म लेता हुआ देखा जाता है व्हेन 6th एंड 8th हाउस। सो द बेस्ट रेमेडी इज व्हाट, कि
यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको उसका बहुत ध्यान रखना होगा। लाइफ में कोई भी छोटा सा भी अगर हेल्थ इशू अगर आता है तो यू शुड फोकस ऑन दैट, आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो ये जो एनर्जी है, ये जो कार्मिक ऋण जो भी है, आप थोड़ा चैनलाइज कर सकते हैं। बट रिमेंबर, जो भी ड्यूज़ हैं 6th हाउस के 8th हाउस में, वो आपको यहाँ पे करने ही होंगे। एक और बात, जैसे कि मैंने कहा कि 6th लॉर्ड यहाँ पर अगर है तो फाइनेंस के लिए अच्छा है। तो वो इस प्रकार से है कि आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ या कुछ अप एंड डाउन ऐसी स्थिति बनती है, उसके साथ आप ये सीखते हैं कि फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर आपने एक बार कोई पैसा या फाइनेंस में कोई, अगर आपने एक बार कोई नुकसान हो गया आपको, तो आप इस प्रकार के हैं कि दोबारा वो नुकसान नहीं होने देंगे। वो जो गलतियां आपने करी है उनसे आप लोग ज़रूर सीखते हुए दिखे आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। इसलिए मैं कहता हूँ कि एज पर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो कि 6th इन द 8th हाउस, तो आप भले ही इनिशियल ईयर में आप हो सकता है कि लाइफ में जो आप चाहते उतना नहीं कमा पा रहे हैं, बट आफ्टर 40-35 जो भी प्लान वहाँ बैठा है उसकी मेच्योरिटी की एज के हिसाब से सर्टन है, तो 36 के बाद आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लिस मेंटेन होती हुई दिखाती है। बट रिमेंबर, द मेन कॉल व्हेन 6th इन द 8th हाउस इज अबाउट द मेंटल पीस। सो आपको ये कार्मिक ऋण पे करने होंगे, तभी आप लेटर ऑन द लाइफ आप मेंटल पीस अक्वायर कर पाएंगे। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट 6th लॉर्ड इन द 8th हाउस। नाउ 6th लॉर्ड इन 9th हाउस, अपने से चौथे स्थान में। मतलब कि अब जो आपके कार्मिक ऋण है वो आपके 9th हाउस से एसोसिएटेड है। 9th हाउस से हम लोग हमारे एल्डर फिगर्स, फादर फिगर्स, हमारे मेंटोर्स, हमारे गुरु, और जो धर्म है उसे हम लोग 9वें भाव से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्मिक ऋण है इन्हीं के आसपास जुड़े हुए हैं, जिन्हें आपको इस बार इस पर रीपे करना है। देखो, व्हेन 6th लॉर्ड इज इन 9th हाउस, तो अपने चौथा स्थान है, तो एक जो पहली प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है वो इस प्रकार का है कि यू आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ अ कंफर्ट जोन। या ऐसा कहूँ कि अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो उस कंफर्ट जोन से बाहर आना आपके लिए इतना आसान नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात की, जैसे मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं 9th हाउस इज द धर्म स्थान, और जो हमारी सब कॉन्शियस इंटेलेक्चुअलिटी आप कह लीजिए, जो हमारी हायर लर्निंग, हायर विजडम है, उसे हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ आपको 6th लॉर्ड जब भी 9th हाउस में, तो आपको नॉलेज बहुत देगा। यू हैव ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, आपको बहुत फील्ड में बहुत कुछ पता होगा, आप बहुत टॉपिक में बात करते हुए देखे जाते हैं, अपनी राय रखते हुए देखे जाते हैं, अलग अलग फील्ड्स के बारे में पढ़ना पसंद है, जानना पसंद है, इस प्रकार का कुछ आप हो सकता है। मतलब कि वेरियस टॉपिक्स, मतलब ऐसे कुछ हम कहते हैं ना व्यक्ति विशेष, जिनसे आप जाके इस टॉपिक पर बात करो, वो बात करते हुए देखे जाते हैं। और अगर मान लो बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, अगर वो किस पर्टिकुलर टॉपिक्स में ही लिमिटेड है या सीमित है, पर फिर भी अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको कुछ नया सुनने का मिलेगा, उनसे नया सुनने को मिलेगा उनसे, ऐसा कुछ कह सकते हैं। बट एक और बात है कि अगर 11th लॉर्ड सही नहीं है आपके चार्ट में, तो वो जो आपकी नॉलेज है, जो भी अलग अलग फील्ड में है, उस नॉलेज को कैसे करियर की फील्ड में हम चेंज करें, या कैसे उससे हम मॉनिटरी गेन प्राप्त करें, फाइनेंशियल कंडीशन कैसे इंप्रूव करें, वो बहुत मुश्किल है। समहाउ कि आपको 9 to 5 जॉब की बजाय ये प्रेफर है कि यू वांट टू गो इन सम फील्ड ऑफ व्हाट क्रिएशन, सम फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी। 9 to 5 जॉब में हमेशा इज व्हाट देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते वहाँ पर। हाँ, जैसे मैंने कहा कि यू हैव अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, यू आर सो मच क्रिएटिव, डेफिनेटली कोई ना कोई स्किल आप में होगी। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या खुद का ही छोटा मोटा कुछ ना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर आप क्रिएट करते हैं, तो आप लाइफ में बहुत अच्छा करते हुए दिखे जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो कर लेंगे, बट समहाउ आप 9 to 5 जॉब की बजाय अगर आप कोई भी खुद का छोटा मोटा स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छा होता हुआ दिखा जाता है। हम बात करें कार्मिक ऋणों की, तो हम फादर फिगर, पिता को देखते हैं 9वें भाव से, मेंटोर्स, गुरु को देखते हैं, हमारे हर प्रकार के गुरु, हर एज के गुरु, मतलब कि वो आपके स्कूल के टीचर्स भी हो सकते हैं, और आपके जब आप उम्र में आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई गाइड करने वाला स्पिरिचुअली, वो भी आपका गुरु हो सकता है। तो ये दिखाता है कि लास्ट बर्थ में आपने
इनको जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी वो नहीं दी। और अगर आप इस जन्म में भी ऐसा ही कर रहे हैं, स्कूल में हो, चाहे एल्डर फिगर्स हो आपके, चाहे फादर हो, इफ़ यू आर ट्रीटिंग इन द रॉन्ग वे, तो मान के चलिए जो पेंडिंग कर्मा है आप लेके अगले जन्म में भी जाएंगे। तो जो भी है ब्लेसिंग्स, बिकॉज 9th हाउस इज द हाउस ऑफ गाइडेंस ऑल्सो। तो जो एक प्रॉपर मार्गदर्शन जो चाहिए इंसान को, एक जो मेंटोर चाहिए, गुरु चाहिए, एक पिता तुल्य कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको जीवन में प्रेम करे, आपको स्नेह करे, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, हेल्प करे, गाइड करे, वो फिर लाइफ में मिलता हुआ नहीं देखा जाता। और फिर ऐसा होता है कि आप फिर अनकन्वेंशनल तरीके से, या जो तरीका सही नहीं है, शॉर्टकट से पैसे कमाते हुए देखे जाते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर। छठे भाव का स्वामी नवम भाव में तो ये दिखाता है कि हमारा जो लक है, हमारा जो फॉर्चून है, फ्लक्चुएटिंग है वो। मैंने इसीलिए कहा आपको कि आप जॉब की बजाय आप खुद का कुछ स्टार्ट करें, बिकॉज आपका करियर ऐसा कुछ हो सकता है कि 4-5 साल तो बहुत बढ़ा, फिर 4-5 साल बहुत घट गया, फिर 4-5 साल बढ़ा, फिर बहुत घट गया। मतलब कि एवरेजली आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप वहीं पहुँच जाते हो, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। तो यहाँ जो लक है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फ्लक्चुएटिंग है। दैट्स वाई आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएँ। दूसरी बात, यहाँ ये भी दिखाता है कि हम हायर लर्निंग की बात करें, हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको हायर एजुकेशन के लिए कई बार लोन लेना पड़ता है, और वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में इशू आते हुए देखे जाते हैं, या इस प्रकार का कुछ प्रॉब्लम आता है कि आपने जो लोन है अमाउंट आपने पे कर दिया, बट फिर भी सम ड्यूज आर आल्सो देयर। बैंक के एंड से कुछ इशू होते हुए देखे जाते हैं, फाइनेंस के एंड से कुछ इशू होते हुए देखे जाते हैं व्हेन सिक्स्थ एंड 9th हाउस। सो द बेस्ट रेमेडी इज व्हाट, कि आपको धर्म के मार्ग का पालन करना होगा। आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक एथिकल अप्रोच ढूंढनी होगी, शॉर्टकट्स लाइफ में नहीं लेने होंगे, तभी जो ये ऋण आप रीपे कर पाएंगे, और जो भी 9th हाउस की ब्लेसिंग है वो आपकी लाइफ में आएगी। अदरवाइज फिर पिता से नहीं बनना, गुरुओं से नहीं बनना, पिता के द्वारा बहुत क्रिटिसाइज करना, ये सारी स्थिति बनती हुई देखी जा सकती है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट 6th लॉर्ड इन 9th हाउस। सो नाउ 6th लॉर्ड इन द 10th हाउस, मतलब कि आपकी जो भी रोग रिपू ऋण, जो भी लाइफ में कार्मिक ऋण है, वो सारी एनर्जी आपके 10वें भाव में जाके बैठ चुकी है। 10th हाउस से हम लोग हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट, हमारा वर्क प्लेस, हमारी सोशल रिस्पेक्ट हम लोग 10th हाउस से देखते हैं। मीन्स आपके सारे के सारे कार्मिक ऋण आपके ऑफिस में, आपके वर्क एनवायरनमेंट में है। व्हाट इट सिग्निफाई, इट मीन्स कि आपको आपके करियर में, ऑफिस में रिकॉग्निशन के लिए, नेम के लिए, फेम के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका ऑफिस एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का हो कि जहाँ बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती हो, आपको शायद नहीं पता हो, बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप हमेशा उससे अफेक्ट होते हैं, या आप हमेशा उसकी चपेट में आते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो करियर ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। अब डेफिनेटली जब यहाँ 6th लॉर्ड 10th हाउस में है, अपने से पंचम स्थान में है, तो डेफिनेटली यू हैव अ सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। आप अपनी लाइफ में बहुत क्रिएटिव हैं, आपकी कोई ना कोई ऐसी हॉबी होगी जो आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करती हो, आप में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी। बट इतना कुछ होने के बावजूद भी करियर में कैसे हम ग्रो करें, कैसे खुद को एस्टेब्लिश करें, ये इजी नहीं हो पाता, बिकॉज आपके कार्मिक ऋण आपके प्रोफेशन से जुड़ गए हैं। मीन्स कि लास्ट बर्थ में, पिछले जन्मों में हो सकता है कि आपने आपके ऑफिस को सीरियस नहीं लिया हो, आपके कॉलेज को सीरियस नहीं लिया हो, आपके बॉस को आपने सीरियस नहीं लिया हो, कुछ गाली गलौज ऐसा कुछ, या उन्हें कुछ नहीं समझाओ, या आप कुछ इस प्रकार से हो कि यू आर वर्किंग व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशन एट अ वेरी हायर पोस्ट, आपने आपके सबऑर्डिनेट को रेस्पेक्ट नहीं किया। दैट इज व्हाट आपके बॉस से यहाँ बनती हुई नहीं देखी जाती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस प्रकार का है कि जो मैंने चार्ट्स में देखा है कि आपके बॉस, आपके कलीग आपके साथ बहुत मीठे हो सकते हैं, वो आपसे हमेशा प्रेम से बात करते हुए देखे जाते हैं, बट वो कभी नहीं चाहते कि आप लाइफ में आगे बढ़े, बिकॉज दे नो कि जो क्वालिटी आपके पास है वो उनके पास नहीं है, डेफिनेटली दे डोंट हैव। फिर जो नज़र का लगना वो यहाँ देखा जाता है कि आप में बहुत कुछ होते हुए भी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। द बेस्ट रेमेडी और एडवाइस इज व्हाट, कि आप लाइफ में एक बार जब भी मौका मिले, आप अपने आप को उस 9 to 5 जॉब से या एक सबऑर्डिनेशन वाली जॉब से बाहर लेकर आए, और जो आपकी हॉबी है, जो आपके पास स्किल है,
उसको अपना करियर बनाएं, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेंगे, बट एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जितना आप वहां से कमाते थे उससे ज़्यादा आप कमा लेंगे। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स देयर। जब भी सिक्स्थ लॉर्ड 10th हाउस में है तो एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है ऑफिस में कि आप चाहते हैं कि आपका मन नहीं लगना, कैसे मैं इसको छोड़ दूं। स्पेशली आप देखेंगे सिक्स्थ लॉर्ड की अगर दशा अंदर दशा अगर जब है, तब यू फील कि मुझे नहीं रहना इस ऑफिस में। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर। सिक्स्थ हाउस से हम हेल्थ भी देखते हैं, स्पेशली जब आपकी दशा या अंदर दशा है सिक्स्थ लॉर्ड की, तो आप फील करेंगे कि आपकी लाइफ में जो हेल्थ इश्यूज आपकी ऑफिस से आ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ आप कह सकते हैं कि सपोज करो आपका कोई जॉब टीचिंग का जॉब है, आपको जहाँ खड़े रह के पढ़ाना पड़ता हो, उसकी वजह से कोई हेल्थ इशू क्रिएट हो गया हो, या ऐसा कोई सेटिंग वाला जॉब है जहाँ आप किसी पर्टिकुलर एमएनसी में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे छोटी चाहे बड़ी है, वहाँ सेटिंग की वजह से आपका बैक पेन बढ़ गया हो, ऐसा कुछ सम सॉर्ट ऑफ जो हेल्थ इश्यूज है आप वहीं से लेकर आता है। और फिर स्थिति ऐसी बढ़ती हुई देखी जाती है कि लाइफ में आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रबलसम हो जाती है कि दैट क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई देखी जाती है। वन मोर थिंग, सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट सर्विस इंडस्ट्री, सबऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अगर किसी ऐसे सर्विस प्रोफाइल में हैं जहां आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मेडिसिन फील्ड हो सकता है, आप फायर फाइटर हो सकते हैं, लोगों के लिए को बचाने का काम कर रहे हैं, आप सोल्जर हो सकते हैं, आप एनजीओ हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आप कोई कंसल्टेंट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, जहाँ आप लोगों को गाइड करते हैं, लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं। 6,000 प्रॉब्लम, वो आपसे आगे प्रॉब्लम शेयर करते हैं, आप उन्हें उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेशन, इस तरह से कुछ। अगर आप इस तरह के फील्ड में हैं या आपकी अगर हॉबी भी है ऐसी, तो जरूर आप धीरे धीरे वो जो कार्मिक ऋण है आप उनको पे कर रहे हैं इस बार। और फिर विद द टाइम यू फील दैट कि चीज़ें आपकी लाइफ में 40 के बाद ग्रो करती हुई देखी जाएगी। बट रिमेंबर, अगर आप इस सर्विस इंडस्ट्री में हैं ऐसी किसी में, और अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं, अपना बेस्ट एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तो जो भी कार्मिक ड्यूज है वो आप रीपे नहीं कर रहे हैं, फिर आपको नेक्स्ट बर्थ में चले जाएंगे और जो आपका सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ है वो उतना अच्छा नहीं होता हुआ देखा जाएगा, या ऐसा ऐसा कुछ कह सकते हैं। सो रिमेंबर, द बेस्ट थिंग, द बेस्ट सोल्यूशन इज व्हाट, कि आपको लोगों को गाइड करना, अगर आपके पास कोई क्वालिटी है, कोई स्किल है जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, अगर आप इंडियन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप ज़रूर करें। एक और एडवाइस की, जैसे मान लीजिए आप कंसल्टेंट हैं या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, सपोज कीजिए आप एस्ट्रोलॉजर ही क्यों ना है, आप टीचर ही क्यों ना है, गाइड ही क्यों ना है, कोई आपके पास आता है जो इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपनी फीस ना पे कर पाए आपको, तो आप कोशिश करें कि उसे कंसेशन दे दें। और अगर आप है उस कैपेबल, तो आप कोशिश करें कि आप उसे फ्री में कंसल्ट कर दें, तो जो भी काम है ऋण जल्दी पे होंगे और आपकी लेटर लाइफ ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज दिस यू हैव टू पे। सो बेस्ट पार्ट इज वॉट, आपको सर्विस इंडस्ट्री में काम करना होगा, लोगों की हेल्प करनी होगी, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चैरिटी में इन्वॉल्व होना होगा। सपोज करो आप डॉक्टर हैं, अगर मान लो आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में इस प्रकार का है कि आपको बहुत नॉलेज है, तो आप अपना टाइम डोनेशन भी कर सकते हैं कि आप जाके बैठे कहीं पे, लोगों को गाइड करें या स्टूडेंट्स को आप गाइड करें, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मान लो कोई गलत रास्ते में जा रहा है, आपको पता है कि नहीं ये सही नहीं कर रहा है, आप जाके उसे टोके कि नहीं बेटा, या जो भी बड़ा है आपसे उम्र में, कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आप इस बात को ऑप्ट करें, आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ आफ्टर 40-45 you will feel more blessed. This is what sixth lord in the 10th house. So now sixth lord in the 11th house, अपने से छठे भाव में एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनता है। तो 11th हाउस हमारी लाइफ में हाउस ऑफ प्रॉफिट आप उसे कह सकते हैं, हाउस ऑफ गेन आप कह सकते हैं, आपके एल्डर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपके सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, आपके फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है 11th हाउस। तो आपका जो भी कार्मिक ऋण है वो आपके फ्रेंड के थ्रू आपकी लाइफ में आएंगे, आपके एल्डर सिबलिंग के थ्रू लाइफ में आएंगे, या आपकी डिजायर के थ्रू आपकी लाइफ में आएंगे। पहले बात करें डिजायर के थ्रू कैसे। हम इस प्रकार से कुछ की आपकी लाइफ में जो डिजायर और गोल है वो अनलिमिटेड है। अगर आप एक कुछ पा लेते हैं तो फिर
आपको और कुछ बहुत बड़ा पाने की इच्छा होती है, मतलब कि जो एक है कि आप सेटिस्फेक्शन जो है वो कभी नहीं आता लाइफ में। इसका मतलब ऐसा कुछ है कि कई बार इच्छाएं ऐसी भी हैं जो पूरी हो जाए, कई बार इच्छाएं ऐसी जो अनरियलिस्टिक है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ये सब कुछ आप करते हैं, तो या तो आप इस तरह कहें कि आइदर यू आर जीरो और आइदर यू आर हीरो। मतलब कि इन टर्म ऑफ फाइनेंस आप अपनी लाइफ में या तो बहुत कुछ पा लेते हैं या आप कुछ भी नहीं पाते, आप कहीं बीच में नहीं है। वेन सिक्स इन 11th हाउस, ध्यान रखिए ये सिक्स है, तो इट एक्सलरेट, इट इंक्रीज द एग्रेशन, पैशन, एनर्जी ऑफ सिक्स हाउस। तो आप कुछ भी मांगेंगे वो बहुत ज्यादा होगा, वो दैट इज व्हाट सिक्स इन 11th हाउस। तो यहाँ आपको कार्मिक ऋण इस प्रकार से पे करना होगा इन द फॉर्म ऑफ डिजायर कि आप लाइफ पे कुछ भी प्लान करें, कोई भी गोल सेट करें, तो आप पहले छोटे छोटे गोल सेट करें कि मुझे पहले ये वाला स्टेप अचीव करना, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन। अगर आप बहुत बड़ा गोल सेट करेंगे लाइफ में, तो फिर आप या तो 11th डॉट बहुत अच्छी कंडीशन में, तो आप सब कुछ पा लेंगे फाइनेंशियली, और अगर वो नहीं है तो आप, जैसा मैंने कहा, यू आर जीरो। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर। हमने कहा कि हम 11th हाउस से फ्रेंड्स देखते हैं, हमारे हमारे सोशल सर्कल को देखते हैं हम लोग। तो लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे फ्रेंड मिले जो सिर्फ आपका फायदा उठाते हो, या आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दे, या उन्हीं से आपको नुकसान हो। दैट सॉर्ट ऑफ कार्मिक कनेक्शन यू हैव। 11th लॉर्ड अच्छा है तो ये चीजें रिवर्स भी हो सकती है, आप ऐसा कह सकते हैं। आपका एक बड़ा सोशल सर्कल हो सकता है, एक प्रोमिनेंट सोशल सर्कल आप इसे कहते हैं, वो हो सकता है। बट ज्यादातर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपके कितने भी फ्रेंड क्यों ना हो, भले एक हो, दो हो, या 10-20 भी अगर हो, जब जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स की तो वो शायद वहां नहीं होते। दिस इज व्हाट द कार्मिक ड्यू। बट ऐसा होने के बाद भी आप उनसे बिगाड़े नहीं, अगर ऐसा हो रहा आपके चार्ट में, अगर लाइफ में इस प्रकार से कुछ है, आप फिर भी उनके साथ साथ रहें। जब उन्हें आपकी मदद की जरूरत हो तो अब आप उनकी हेल्प करें, बिकॉज दिस इज द कार्मिक ड्यू विच यू हैव टू रीपे इन दैट डायरेक्शन। 11th हाउस से हम लोग हमारा नेटवर्क सर्कल भी देखते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि मान लो कि आप सेल्स में है, मार्केटिंग में, या ऐसी कोई जॉब में जहाँ क्लाइंट बेस है, पॉलिटिशियन से इंटरेक्शन है आपका, या आप कोई मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो, या आप लॉयर हो, इस प्रकार का फील्ड में अगर आप हैं, तो दिस इज अ गुड प्लेसमेंट, डेफिनेटली इट इज अ गुड प्लेसमेंट। हम सोशल सर्कल के अलावा जो हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो भी 11th हाउस से देखते हैं हम लोग, जो ब्रॉड फॉर्म में अगर है हम कहें तो या तो इस प्रकार कुछ हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया पे अच्छे खासे फॉलोवर हो सकते हैं। सेकंड, कई बार ऐसा होता है कि कमेंट्स पे कुछ लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, आप शायद वो हो सकते हैं। या ऐसा कुछ कि जैसा कि मैंने थर्ड हाउस के लिए भी कहा था कि आप कोई ऐसी पोस्ट क्रिएट कर दें या ऐसा कुछ पोस्ट कर दें जिसमें आप ही कमेंट सेक्शन में लोग लड़ते हुए देखे जाए, या आप ऐसी कोई बात कर दें जिससे दो पक्ष आपस में लड़ते हुए देखे जाए, ऐसा आप कह सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो या कोई और टॉपिक भी अगर हो। 11th हाउस से हमारे में एल्डर सिबलिंग को देखते हैं हम लोग, तो आपके एल्डर सिबलिंग के साथ कुछ लीगल इश्यूज होते हुए देखे जाते हैं। इफ 11th लॉर्ड इज नॉट इन द गुड कंडीशन और 11th लॉर्ड इज नॉट इन द गुड कंडीशन। 11वां भाव में जब आपका 6th लॉर्ड बैठेगा तो वहां से वो आपके 5th हाउस को भी देखेगा, और 5th की कंडीशन अच्छी नहीं है तो प्रोजेनी में संतान पक्ष को लेकर थोड़ी दिक्कतें होती हुई दिखी जाती है। एक सबसे जो बड़ी दिक्कत है यहाँ पर उस प्रकार का है कि ये आपको बहुत ज़्यादा डिजायरफुल बना देता है कि बहुत बड़े बड़े लाइफ में गोल आपने सेट कर रखे हैं। ठीक है, आप प्लेसमेंट अगर अच्छा है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, डिग्निटी है प्लैनेट्स की, तो आप वो चीज़ें पा भी लेते हैं। बट बिकॉज ऑफ दैट सर्कमस्टांसेस, उस स्थिति में लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ पीस इज देयर, जो हमेशा ढूंढते रहते हैं। सो these are what the karmic dues which you have to repay. The best remedy is for what कि आप अपने आप को मंत्र साधना में लगाएं, किसी तरह से मेडिटेशन में लगाएं, योगा में लगाएं, तो मेंटल पीस, कंसंट्रेशन, ये जो है कि बार बार दिमाग
इस तरह से हो जाता है कि वो बहुत सोच रहा है, बहुत रेस्टलेस हो जाता है, वो थोड़ा कंट्रोल होगा। और जो भी आपके कार्मिक ड्यूज है वो आप लेटर ऑन लाइफ में फिर आप पे करते हुए देखे जाएंगे। और जो सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ आपका जो है वहाँ आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हुए देखे जा सकते हैं। ओवरऑल हम बात करें, इट्स अ गुड प्लेसमेंट, इट्स नॉट द बैड वन। So it is what all about 11th lord in, sorry, 6th lord in 11th house. So now 6th lord in the 12th house, दुष्टना भाव का स्वामी दुष्टना भाव में। वैसे ये प्लेसमेंट मेरे हिसाब से मोर देन एवरेज है, इट्स नॉट द बैड प्लेसमेंट। पर जब हम बात करें विपरीत राजयोग की तो आप ज़रूर चेक करें आपके चार्ट में मरकरी की स्थिति कैसी है, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में मरकरी 12th हाउस में डेबिलेशन में नीच अवस्था में। और दूसरी बात, आप जुपिटर ज़रूर देखिए चार्ट में, अगर ये दोनों सही पोजीशन में है तो इट क्रिएट विपरीत राजयोग। हम समझेंगे आगे यहाँ पे विपरीत राजयोग किस प्रकार का है, उसकी बात करेंगे अभी। उससे पहले हम जानते हैं कि 12th हाउस हमारी लाइफ में हमारा जो बेड प्लेजर है, सैया सुख, उसे रिप्रेजेंट करता है। हमारी लाइफ में जो एक्सपेंसेस है उससे हम लोग देखते हैं यहाँ से, हॉस्पिटल, फॉरेन लैंड, एंड इट इज़ द हाउस ऑफ लिबरेशन। ये एग्जिट का द्वार है, इट इज़ द लास्ट हाउस। और यहाँ मीन राशि पड़ती है, तो ये भी दिखाता है कि देयर इज ए कन्फ्यूजन ऑलवेज। अगर आप देखेंगे मीन राशि का सिंबल है, वहाँ पर दो फिशेज अपोजिट साइड में, उनका मुंह अलग अलग, तो इमेजिनेशन और रियलिटी में थोड़ा हमेशा इस प्रकार का रहता है, एक अनबैलेंसमेंट। हम लोग कई बार ऐसी स्थिति आती है हम जज नहीं कर पाते कि हमें ये डायरेक्शन ऑप्ट करनी है या फिर ये डायरेक्शन ऑप्ट करनी है, ये पॉसिबल है यहाँ पर। आगे हम बात करें, हमने कहा कि अगर जो प्लेसमेंट मैंने बताया विपरीत राजयोग के हिसाब से अगर वो सही है, तो यहाँ विपरीत राजयोग इस प्रकार का बनता है कि इट इज द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, मंत्र साधना, मतलब कि आप आध्यात्म में अपने आप को लास्ट स्टेज तक ले आ सकते हैं विद दिस प्लेसमेंट। दिस इज द विपरीत राजयोग। यहाँ पे ये नहीं है कि आप कोई आपको लिक्विड कैश या लग्जरी कंफर्ट, नहीं, वो नहीं, वो ठीक है, बाकी प्लेसमेंट से आपको मिल सकता है, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द विपरीत राजयोग यहाँ पे, यही मतलब है कि आप अपने आप को, अगर स्पेशली वहाँ मून है अगर 12th हाउस में, या वीनस है, कोई प्लैनेट अगर अकेला है, कोई कंजंक्शन नहीं है, राहु का एफ्लिक्शन नहीं है, केतु अगर वहाँ पर है, तो डेफिनेटली आप फील करेंगे कि आप मंत्र साधना बहुत जल्दी सीख सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। जो कहते हैं ना किसी के पास कोई पर्टिकुलर सिद्धि है, वो आप यहाँ अर्जित कर सकते हैं, ये ऐसा पॉसिबल है। हम आगे बात करें 12th हाउस से, हम लोग हमारी लाइफ में खर्चों को देखते हैं, एक्सपेंडिचर को देखते हैं। तो कई बार आप लाइफ में कुछ बेवजह या बहुत ज़्यादा खर्चा करते हुए देखे जाते हैं, या शायद आप नहीं मैनेज कर पाते या नहीं समझ पाते कि मुझे इस टाइम पे इतना खर्च नहीं करना, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। आगे हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर व्हाट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, बट समहाउ ये एग्जिट द्वार भी है। तो यहाँ ये कंडीशन क्रिएट होती है कि इन द हाउस ऑफ लिबरेशन व्हेन सिक्स्थ लॉर्ड सिट्स, तो हम ये रास्ता नहीं ढूंढ पाते या हमें कोई गाइड नहीं कर पाता कि हम उस ग्रोथ की तरफ, आध्यात्म की तरफ लाइफ में आगे कैसे बढ़े। दिस इज द मेन प्रॉब्लम हियर, सिक्स्थ इन द 12th हाउस। साथ ही साथ एक ऐसा कुछ कि अगर हम कोई बहुत इंटेंस वर्क कर रहे हैं, हम लोग रिसर्च फील्ड वगैरह हम हैं, या ऐसा कुछ अगर हम कर रहे हैं, तो वी फील लेथार्जिक देयर, और सॉर्ट ऑफ की जो इमोशनल इम्बैलेंसमेंट है वो बढ़ता हुआ दिखा आता है। इफ मून इज नॉट वेल इन द चार्ट, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर। 12th हाउस में 6th आपके डेली रूटीन को दिखाता है। जो 12वें भाव में इन द हाउस ऑफ मोक्षा, इन द हाउस ऑफ लिबरेशन, ये जो एनर्जी एक्सचेंज है, वहाँ आदमी चाहता है कि फ्री होना, वो चाहता है कि एस्केप होना, इन चीज़ों से वो दूर निकले। वो चाहता है कि मैं कैसे ना कैसे मेरे घर पे रहूँ बजाय ऑफिस में। वो चाहता है कैसे कैसे मैं एक कंफर्ट जोन में रहूँ बजाय कि हार्ड वर्क की तरफ, एफर्ट्स की तरफ। 6th हाउस के लिए कह रहा हूँ मैं, बाकी एफर्ट्स की बात नहीं कर रहा। वहाँ उसे मुश्किलें होती है, तो फिर ये स्थिति बनती है कि वो एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन नहीं करता अपनी लाइफ में, एक टाइम टेबल मेंटेन नहीं कर पाता। रूटीन से मतलब ये होता है कि खाने पीने का रूटीन ना हो, उठने बैठने का रूटीन ना हो, टाइम जैसा कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वैसा कुछ ना हो, ये चीज़ें वहाँ बनती दिखी जाती है। हाँ, अगर आप जॉब में हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो द रूटीन, बट समहाउ वहाँ भी आप लेट पहुँचते हैं, या जल्दी वापस आ जाते हैं, या बीच में वापस आ जाते हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप लोग। या अगर आप बिजनेस में, तो बिजनेस इस प्रकार का है कि जहाँ कोई टाइम की
लिमिटेशन नहीं है, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं, कब आना कब जाना, ऐसा कुछ आपका है। उसकी वजह से फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता हुआ दिखा जाता है। 12th इज द हाउस ऑफ एस्केप। अगर आप किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं, तो आप वो हो सकते हैं कि यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो। यू ऑलवेज प्रेफर कि मैं घर से काम करूँ बजाय ऑफिस से, और शायद ये आपके लिए इजी होता भी होगा। जहाँ बाकी लोगों को मौका नहीं मिल रहा वर्क फ्रॉम होम का, शायद आपको वो आसानी से मिलता हुआ दिखा है। अगर हम यहाँ बात करें प्रोफेशंस की, अगर आप ऐसे प्रोफेशन में जहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, आप कोई थेरेपिस्ट हो सकते हैं, आप कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप राइटर मेडिसिन फील्ड में हो सकते हैं, या लीगल फील्ड में राइटर आर डूइंग बेस्ट हियर, क्योंकि 12th हाउस ऑफ इमेजिनेशन ऑल्सो, फैंटेसी वर्ल्ड, ऐसे कुछ राइटर जो फिक्शनल कहानियां बनाते हैं, लिखते हैं। तो ऐसा कुछ भी काम जहाँ क्रिएटिविटी हो, और एक ऐसा जॉब जहाँ मोनोटोनस ना हो, 9 to 5 ना हो, कुछ ऐसी आज़ादी मिले आपको जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर पाएँ, वहाँ आप बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपके कार्यकरण इस प्रकार से है कि आपको लाइफ में एक गाइड करने वाला नहीं मिल पाता, या आप चाहते नहीं कि आपको गाइड करे, किसी सुनते नहीं आप, इस प्रकार कुछ हो सकता है। तो आपको लाइफ में जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, अगर उसकी तरफ बढ़ना है, करियर को भी साथ में लेकर चलना है अगर, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में कोई ना कोई एक मेंटोर ढूंढना होगा। मेंटोर से मतलब मैं ये नहीं कहता कि कोई और हो सकता, आपके पिता हो, आपकी माता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जरूर अपनी लाइफ में होना चाहिए जो आपको फाइनेंस को हैंडल करना सिखाए, जो आपको हमेशा गाइड करे कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, उस तरह से कुछ आप। तो अगर आप कोई लाइफ में कोई गुरु अगर आप ढूंढ पाते हैं, या आप किसी की गाइडेंस में अगर आप काम करते हैं, तो लाइफ में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज 6th to 12th इज नॉट द बैड पोजीशन, पहली बात तो। दूसरी बात, हम यहाँ से हमारे जो पितृ ऋण हैं उसे भी देखते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम से मतलब मेरा कि बैड प्लेजर को लेके, सेक्सुअल लाइफ को लेकर अगर दिक्कतें हैं, आपको नींद प्रॉपर्ली नहीं आ रही है, इंसोम्निक अगर आप हैं, इस प्रकार की स्थिति अगर आप हैं, माइंड बहुत रेस्टलेस है, तो डेफिनेटली आप अमावस्या को, अपने पितृपक्ष को अर्घ चढ़ाएं, या जो भी उन्हें ऑफर कर सकते हैं आप उन्हें करें। और साथ ही साथ कोई भी अगर एल्डरली फिगर आपको दिखे, जो आपकी दादाजी या उनसे ज़्यादा की उम्र का हो, नाना जी या उनसे ज़्यादा उम्र का हो, तो आप उसकी ज़रूर हेल्प करें, उसके पास बैठें। आप ऑर्फनेज में जाएं जहाँ बहुत से लोग इस प्रकार से हैं, बुज़ुर्ग जो जिन्हें जो ढूंढ रहे हैं कि हमारे बच्चे कब हमसे मिलने आएंगे, तो आप उनके पास जाके बैठें, उनसे बातचीत करें जब भी आपको समय मिले। अगर आप ये कुछ करते हैं तो डेफिनेटली मान के चलिए लाइफ का सेकंड हाफ बहुत स्मूथ होगा, और यू आर मोर टुवर्ड लिबरेशन, एंड लिबरेशन इज वॉट विच आई कांट फील, एंड इवन यू कांट फील। जो उस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया आगे, वही उसे फील कर सकता है। सो दिस इज वॉट 11th हाउस इन द 12th हाउस। तो ये आज का मेरा एक बेसिक एनालिसिस था, मैं 6th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी वैल्यूएबल लगता है तो डेफिनेटली काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, गिव योर फीडबैक ऑल्सो। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।